नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा की स्थायी लोक अदालत ने शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नाम कमाने वाली कंपनी बायजूस थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और बायजूस ट्यूशन सेंटर को एक ग्राहक को 76,000 रुपए लौटाने का बड़ा आदेश दिया है। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता शाहरुख खान को भी लोक अदालत ने इस प्रकरण में समान रूप से दोषी माना है। दरअसल परिवादी प्रिंस जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन ने कंपनी के खिलाफ परिवाद पेश किया था, जिसमें उन्होंने ट्यूशन क्लास की गुणवत्ता ठीक न होने और पंजीकरण रद्द कराने की मांग पर भी फीस वापस न करने का आरोप लगाया था। परिवादी ने अपने पुत्र का एडमिशन 4वीं से 7वीं कक्षा के लिए विपक्षी कंपनियों के आश्वासन पर कराया था और इसके लिए 71,000 की राशि जमा कराई थी। परिवादी का कहना था कि शिक्षण सामग्री संतोषजनक नहीं थी और फीस वापसी के आश्वासन के बावजूद न तो फीस वापस की गई और न ही कटौती बंद की गई। विपक्षी बायजूस थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और बायजूस ट्यूशन सेंटर लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुई और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। शाहरुख खान की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके बाद समस्त तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद स्थायी लोक अदालत ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने विपक्षी कंपनियों को संयुक्त रूप से या अलग से परिवादी को जमा कराए गए 71,000 रुपए और वाद व्यय के 5,000 रुपए कुल 76,000 रुपए की राशि 2 माह की अवधि में अदा करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि उक्त राशि 2 माह में अदा नहीं की जाती है तो उस पर 6% साधारण वार्षिक ब्याज दर से भी ब्याज अदा करना होगा। लोक अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को भी इस प्रकरण में समान रूप से दोषी व जिम्मेदार माना गया है। यह अहम फैसला स्थायी लोक अदालत भीलवाड़ा के अध्यक्ष शहाबुद्दीन, सदस्य गोवर्धन सिंह कावड़िया और सदस्य डॉक्टर सुमन त्रिवेदी की पीठ ने 16 अक्टूबर को खुले न्यायालय में सुनाया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा, ऋषि तिवारी और अभिनेता शाहरुख खान की ओर से पैरवी अधिवक्ता अमित पोरवाल ने की। बल्लियास थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर सख्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। बल्लियास थाना अधिकारी देवराज सिंह ने बताया कि सोलंकियों का खेड़ा के पास बनास नदी से अवैध बजरी का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया। इस दौरान चालक बजरी खाली करने का प्रयास करने लगा। सजगता दिखाते हुए पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर बल्लियास थाने में लाकर के खड़ा किया गया और थाना प्रकरण दर्ज किया गया। दीपोत्सव पर्व दीपावली नजदीक आ रहा है। वैसे वैसे भीलवाड़ा के कुम्हार परिवारों की मेहनत तेज हो गई है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने और घरों को रोशन करने वाली मिट्टी के दीपक, दिए और अन्य सजावटी सामानों के निर्माण में अब इन कारीगरों के चाक ने रफ्तार पकड़ ली है। ये वह समय है जब कुम्हार समाज के घरों में दिवाली की तैयारियां अपने चरम पर होती है। शहर के ज्योतिनगर क्षेत्र से लेकर अन्य स्थानों तक कुम्हार परिवार मिट्टी को गूंथने, उसे चाक पर आकार देने और फिर भट्टी में पकाकर तैयार करने के काम में दिन रात जुटे हुए हैं। पूरा परिवार पुश्तैनी काम में जुटा हुआ है। मिट्टी दीपक बनाने वाले मनु कुम्हार ने बताया कि इस काम में अब उनका पूरा परिवार जुट गया है। पुरुष मिट्टी लाने, चाक पर दिए व मटकियों को आकार देने, सुखाने और पकाने का काम करते हैं, जबकि महिलाएं और बच्चे भी उन्हें रंगने और सजाने में हाथ बटाते हैं। दीपावली के लिए विशेष रूप से मिट्टी की ग्वालिन, जिस पर 4, 6, 12 और 24 दीपकों की पूजा होती है, का निर्माण भी जोरों शोरों से चल रहा है। हालांकि पारंपरिक मिट्टी के दियों को आज भी पूजा और रीति रिवाज का हिस्सा माना जाता है, लेकिन बाजार में इलेक्ट्रॉनिक झालरों की चकाचौंध ने कुम्हारों के मुनाफे को कम कर दिया है। कारीगरों का कहना है कि उनकी लागत बढ़ती जा रही है, जबकि दीपक बेचने पर उन्हें अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल पाता। उनका मानना है कि मिट्टी के दियों को अपनाकर यदि समाज उन्हें थोड़ा सहयोग दे तो ये कारीगर परिवार भी अपने पुश्तैनी काम को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। कुम्हारों के मुताबिक उन्हें मिट्टी, ईंधन और मजदूरी महंगी होने के बावजूद बहुत कम दामों पर अपने उत्पाद बेचने को मजबूर होना पड़ता है। इसके चलते युवा पीढ़ी इस पारंपरिक कला से दूर होती जा रही है। ऐसे में इस दिवाली सभी को उम्मीद है कि लोग लोकल फॉर वोकल को अपनाकर देसी मिट्टी के दियों को खरीदेंगे, ताकि लाखों घरों को रोशन करने वाले इन कारीगरों के घरों में भी खुशी और समृद्धि की धन लक्ष्मी का वास हो सके।
दीपोत्सव महापर्व की तैयारियां जोरों पर है और दीपोत्सव के पावन अवसर पर जो मिट्टी के दीपक जो बनते हैं उसको लेकर कुम्हार परिवार करीब 1 महीने भर से ये दीपक बनाने के कार्य में तल्लीन है और अब उन दीपकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी हम आए हैं भिलवाड़ा के ज्योति नगर के अंदर, जहां पर करीब 15 से 20 वर्ष से जो कुम्हार जाति के लोग हैं ये मिट्टी के दीपक बनाते हैं, सुखोरे बनाते हैं और जो धूप देने के लिए धूपदान सहित जो अन्य जो मिट्टी के बर्तन हैं यहाँ पर ये लोग बनाते हैं। और करीब पूरा परिवार साल भर के लिए इसी दीपावली पर्व पर तैयारियों में जुटा रहता है। साल भर 6 महीने पहले ही करीब ये मिट्टी इकट्ठी करना और फिर धीरे धीरे इस मिट्टी को गोंद कर जो दीपक बनाने का कार्य ये लोग यहाँ पर करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है परिवार के मुखिया मन्नू भाई। मन्नू जी, ये जिस प्रकार आप दीपक बना रहे हैं, क्योंकि दीपोत्सव पर्व है और दीपक के बिना दीपावली अधूरी मानी जाती है मन्नू जी, तो पूरा इस बार का बात करें, क्योंकि बीच में सरकार ने भी वापस जो आपकी ये कला है माटी कला बोर्ड बनाकर प्रोत्साहन दिया, कैसे इस चीज़ को पूरा आप देखते हैं और क्या इस दीपक बनाने से, क्योंकि साल भर तो बनता नहीं लेकिन दीपावली के अवसर में दीपक बनाते, क्या इससे परिवार का गुजर बसर हो जाता है? कैसी क्या आपकी पूरी स्थिति? मेरा नाम मन्नू प्रजापत है और ज्योति नगर विस्तार में हम ये काम कर रहे हैं और दीपावली करीब ये 1.5 महीने तक ही चलता है। इस बार बरसात ज़्यादा होने से करीब 20-25 दिन ही दीपक बन पाए और इस हिसाब से दीपक अब की मांग भी ज़्यादा है और चल भी अच्छा रहा है। और सरकार से क्या मांगना चाहिए, क्योंकि सरकार से क्योंकि लगातार आपकी जो कला है इसको भी बढ़ावा देने के लिए कर रही है, और क्या मांग करते हैं सरकार से तो यही है, वैसे माटी कला बोर्ड बना हुआ उससे भी हमारे को मशीनें और चाक ये मिल रहा है, उससे काफ़ी बढ़ावा मिलता है। सरकार और कुछ इस पर योजना चलावे, लोन वगैरह ऐसा कुछ बिल्कुल गरीब, अब क्या है कोई ऐसा होता है कि अब हमारे जगह किराए की है तो उस पर हमारे को लोन नहीं मिल पाता है, इसीलिए सरकार क्या है ऐसी योजना बनाए ताकि उस कम से छोटे वर्ग अब कोई सिक्योरिटी नहीं रखे तो भी उसका थोड़ा थोड़ा देकर और उसका काम चलता रहे, इसीलिए। और बाकी तो हमारे 12 महीना चलता है काम, तो दिए तो 1.5 महीने बनते हैं, उसके बाद मिट्टी के चाय के कुल्हड़, लस्सी के वगैरह के इन चीज़ों से हमारा पूरे साल मिट्टी का ही काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी लगातार जो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, इनसे क्या और बेनिफिट मिला क्या आपको? उससे थोड़ा काम बढ़ावा तो मिला है और डिमांड भी बढ़ी है, दीपक में भी बड़ी है और चाय के जो लस्सी के इनके जो कुल्हड़ आते हैं इन कुल्हड़ों में भी हमारे पहले नहीं हो पाता था, अब साल भर हमारा परिवार इसी में पल रहा है और अच्छा है। मिट्टी वगैरह कहाँ से लेकर आते हैं, क्योंकि ये मिट्टी काली मिट्टी है, हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती है? ये मांडल के तालाब से आती है या आसपास से हम लेकर आते हैं और उसी से चलता है। एकमात्र साधन है मांडल के तालाब का, मिट्टी ही इनमें ज़्यादा यूज में लेते हैं। कितने दिन का प्रोसेस लगता है एक दीपक बनाने में? इसके अंदर करीब हम 1.5 महीना बनाते हैं और मिट्टी तैयार करना, ये करना, वो करना, ऐसे करके 1.5 महीने के अंदर दीपक का काम चलता है। बारिश बंद होते ही दीपक चालू हो जाते हैं। पर्यावरण के हिसाब से सुरक्षित है दीपक? पर्यावरण के हिसाब से तो बहुत ही, और आज से के हजारों सालों से जब राजा महाराजा जब भगवान थे उस समय ही दीपक ही थे जिससे रोशनी हुई है, बाकी रोशनी काहे से होती है, तो इसीलिए इसको बढ़ावा देना चाहिए, अधिक से अधिक इसी को जलाना चाहिए। आम जन से क्या अपील करना चाहिए? आम जन से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीपक से रोशनी करें और यही सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, तो ये थे मन्नू भाई जिन्होंने बताया कि करीब 1.5 महीने से ये लोग जो दीपोत्सव पर्व है इसको मनाने के लिए दीपक बनाने का काम शुरू कर देते हैं और इसी दीपक से जो इनका भी परिवार का जो गुजर बसर होता है, इनका परिवार भी इससे रोशन होता है। साथ ही इन्होंने आम जन से भी अपील कर, हम भी करना चाहते हैं कि स्वदेशी को जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम भी जो दीपोत्सव का पर्व है चाइनीज़ लाइटें नहीं लेकर या इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लेकर जो दीपक है जो पूरी तरह से परंपरागत है, सनातन के हिसाब से भी सही है और प्राचीन परंपरा के अनुसार भी त्योहारों पर पहले भी दीपक जलाने का काम ही होता, तो इन जो दीपक मिट्टी के दीपक है ये ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें ताकि इनके परिवार को भी रोज़गार मिल सके और इनके परिवार का भी लालन पालन अच्छी तरह से हो सके। जैसलमेर में हुए भीषण बस अग्निकांड में 20 से अधिक यात्रियों की दर्दनाक मौत होने के बाद भी निजी ट्रेवल्स बसों में नियमों का उल्लंघन और जानलेवा तरीके से माल ढुलाई लगेज का काम जारी है। भिलवाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि परिवहन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से निजी ऑपरेटरों के हौसले बुलंद है, जिससे आमजन की जान जोखिम में है। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया कि यात्री बसों में अत्यधिक माल ढुलाई हो रही है। एसोसिएशन ने बताया कि निजी ट्रेवल्स बसें यात्रियों से अधिक माल लगेज से भरी होती हैं। यह परिवहन विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन है और यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। एक गाड़ी में कम से कम 10 टन माल भरा जा रहा है। एसोसिएशन अध्यक्ष राठौड़ ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जैसलमेर बस अग्निकांड जैसे हृदय विदारक घटनाएं स्पष्ट करती है कि निजी बस संचालक यात्रियों की सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ट्रेवल्स बसें केवल यात्री भार के लिए हैं, किंतु निजी ऑपरेटरों के लालच और परिवहन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की अनदेखी ने इन बसों को ट्रकों का रूप दे दिया है। ज्ञापन में जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेवल्स बसों को ट्रक का रूप देने वाले बस ऑपरेटरों के विरुद्ध सख्त, प्रभावी और तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। जैसलमेर में हुई बस दुखांतिका के बाद आज भिलवाड़ा के अंदर भी भिलवाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं और इनकी क्या मांगे हैं। हम जो विश्वबंधु सिंह राठौड़ इनके अध्यक्ष से इनसे चर्चा करते हैं। जी, आज जो ज्ञापन देने हैं क्या है पूरा मामला? ये लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। एक एक बस के अंदर कम से कम 10 टन माल भरा जाता है। ट्रांसपोर्ट नगर से कम 50 से 60 गाड़ियां रोज प्रतिदिन भरी जाती है, जिसके अंदर 10 से 11 टन माल होता है। उसके बाद पैसेंजर के बाद उसका लगेज और लगेज के बाद फिर दूसरा माल और। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं, पूर्व में इतनी दुर्घटनाएं हुई है, जब दुर्घटना होती है तभी आप लोग चेतते हैं, प्रशासन भी चेतता है, सरकार भी चेतती है, लेकिन 3 दिन बाद वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। तो हम ये निवेदन करने आए हैं कि इससे राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, बिना बिलबिलिटी के माल आता जाता है। और हम जो आप लोग कहते हैं कि आप लोग लाइफ लाइन हो हिंदुस्तान की, सबसे बड़ा घाटा हमें हो रहा है, क्योंकि 50 से 60 गाड़ी का मतलब रोज 10 टन 50-60 टन माल भरना, वो हमारा माल होता है जो ये बसों वाले उठा के ले जाते हैं और इनके साथ साथ लोगों की जान से भी खेलते हैं। आज जैसलमेर में जो दुर्घटना हुई उसमें 21 लोग मर गए और बाकी 75% से ज़्यादा झुलसे हुए हैं। सरकार सोई पड़ी है, भ्रष्टाचार चरम पे है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, नहीं तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे। ऑल राजस्थान इसका ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट बैनर के तहत इसके नीचे बैनर तले हम लोग इसका विरोध करेंगे और टूल डाउन करेंगे। लगातार जैसे डीटीओ की टीम है, लगातार रोड पर निरीक्षण करती है, तो क्या इनको दिखाई नहीं देता क्या इतना जिस प्रकार नियमों का उल्लंघन हो रही है? इनको सब मालूम है साहब, हम मिलते रहते हैं अधिकारियों से, लेकिन चालान होता है गरीब आदमी का, चालान होता है मोटर मालिक का, चालान होता है ट्रांसपोर्टर का। हर टोल के ऊपर कांटे लगे हुए हैं। हमारी गाड़ी का तो 500 किलो भी ऊपर होता है तो चालान कट गया था। तो ये गाड़ियां जो बसों में जो भरी हुई है, ये बसें 10-10, 12-12 टन वजन लेके जा रही है, इनके चालान क्यों नहीं होते? इनकी ओवर स्पीड के चालान क्यों नहीं होते? तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को दर्शा रहा है। और मैं भिलवाड़ा के अंदर भी जिस प्रकार रोजाना दर्जनों गाड़ियों के अंदर माल लोड होता है, तो क्या ये भिलवाड़ा का डीटीओ भी लापरवाही कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल कैसे अछूते रह सकते हैं भाई? आज किसी न किसी संरक्षण के बिना कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता। आज अगर दबाव होता अधिकारियों का तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह से माल भर के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करे। क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती? जिस प्रकार आज क्या अल्टीमेटम अभी यह पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लग रही है। हम लोग ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बैनर तले अगर हमारी बातें मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे, टूल डाउन करेंगे। और हमारी स्थिति ये है कि हमारा जो बिजनेस है, हमें उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। लेकिन दिनों दिन हमारी स्थिति ये हो रही है कि हम किस्तें नहीं चुका पा रहा। हमारा आदमी आज दिन तक किसान आत्महत्या कर रहे थे, थोड़े दिन में हमारे मोटर मालिक आत्महत्या करेंगे। सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और मैं चाहता हूं कि अगर इस तरह की पाबंदियां आगे लगेगी तो हम भी फलेंगे फूलेंगे और हमारी भी गाड़ियां सड़कों पे जैसे पहले दौड़ती थी वैसे दौड़ेगी। बिल्कुल। तो ये थे विश्वबंधु सिंह राठौड़, जो कि भिलवाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, साथ ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो मानना है कि जिस प्रकार अवैध रूप से, जिस प्रकार जो बसों के अंदर जो माल लोडिंग हो रहा है, उससे जो हादसों को न्योता मिल रहा है। जो जैसलमेर के अंदर जो हादसा हुआ जैसलमेर का, वो भी इसी की परिणति है। और इन्होंने लगातार सरकार से मांग की है कि जो बसों के अंदर जो गुड्स का जो परिवहन हो रहा है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे। भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। अब भिलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है,
और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में थारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा इतना बड़ो थे गार्डन मिल जाये अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो वहाँ ले रहे और भी फ्री की चीजें मिल जाए जिशान की तरह टेंट मिल जाए घोड़ी बाजा मिल जाए लाइट डेकोरेशन मिल जाए डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए जिसमें विद एसी का लेना मिली अतनी चीजें मिलवा के बाद भी सोच ही लिया हो गई अब तो जल्दी आने अटे एडवांस बुकिंग करवा लो ये नीचे नंबर दे रही है अटे तो फोन कर ताकि एडवांस बुकिंग करवा सको और अगर तक खुद आवो चाहो तो सीधा आ जाओ सांगनेर रोड विनायक रेसिडेंसी के जस्ट पास आओ देव गार्डन रिसोर्ट। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ भोपाल ने देश की एकमात्र घड़ियाल सेंचुरी चंबल नदी में प्रदूषण, अवैध खनन और अतिक्रमण, सीवरेज कनेक्टिविटी के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम कोटा पर 3 करोड़ 60 लाख एम प्रदूषित पानी को चंबल नदी में छोड़ने के मामले में कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह आदेश न्यायिक सदस्य शिव कुमार सिंह एवं विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू की अधिवक्ता दीक्षा चतुर्वेदी के मार्फत दायर जनहित याचिका में दिए। ट्रिब्यूनल ने निर्णय में कहा कि चंबल नदी तट पर अवैध खनन और अतिक्रमण न केवल मानव जीवन के लिए खतरा है, बल्कि ये गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल और गैंगेटिक डॉल्फिन के अस्तित्व के लिए भी घातक है। NGT ने राज्य पर्यावरण सचिव को सक्षम अधिकारियों की एक समिति बनाकर अवैध खनन और अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। जाजू ने बताया कि पर्यावरण सचिव को वनस्पति आधारित उपाय, मिट्टी व नमी संरक्षण कार्यों और अन्य यांत्रिक उपायों के जरिए नदी को पुनर्जीवित करने के समयबद्ध निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि नदी में निरंतर जल प्रवाह बनाए रखना आवश्यक है ताकि प्रदूषण की रोकथाम और जल गुणवत्ता में सुधार संभव हो सके। रेत खनन पूरी तरह से सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 और एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस 2020 के अनुरूप करने और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई करने की चेताते हुए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की रिवर सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग गाइडलाइंस की भी कड़ाई से पालन करने के NGT ने निर्देश दिए। ट्रिब्यूनल ने पाया कि नगर निगम कोटा द्वारा सीवरेज निस्तारण व्यवस्था दयनीय है। कुल 1,41,568 घरों में से केवल
उन 50,890 घरों को ही मुख्य सीवेज लाइन से जोड़ा गया है, जो संतोषजनक नहीं है। एनजीटी ने नगर निगम कोटा को मार्च 2016 तक सभी घरों को सीवरेज लाइन से जोड़ने के निर्देश दिए। नगर निगम की ढीली ढाली कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुए एनजीटी ने 1 अप्रैल 2020 से प्रति माह की दर से 5 लाख रुपए पर्यावरणीय हर्जाना नगर निगम कोटा पर लगाते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर्जाना राशि वसूल करने के आदेश दिए। इस तरह कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन को चंबल नदी में प्रदूषित जल के प्रवाह को तुरंत रोकने के निर्देश देकर कूलिंग टावर स्थापित करने और आवश्यक उपचार सुविधाएं मार्च 2016 तक पूर्ण करने के आदेश दिए। साथ ही कार्य पूर्ण नहीं होने तक नालों में प्रदूषित जल छोड़े जाने पर 5 लाख रुपए प्रति माह प्रति नाला पर्यावरणीय क्षति शुल्क लगाया गया है। पीठ ने अधिवक्ता दीक्षा चतुर्वेदी को विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने गहन शोध, सटीक दस्तावेजीकरण और पर्यावरण न्याय के प्रति अटूट समर्पण का परिचय दिया। उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों में मैदानी सर्वेक्षण, वैज्ञानिक अध्ययन और दृश्य प्रमाण शामिल थे, जिससे यह साबित हुआ कि प्रशासनिक लापरवाही और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 का निरंतर उल्लंघन हो रहा है। अधिवक्ता दीक्षा चतुर्वेदी ने बताया कि एनजीटी ने बाढ़ क्षेत्र का उचित जोनिंग और सीमांकन 6 माह में पूरा करने, ईंट भट्टे नदी तट के आसपास स्थापित करने पर पूर्ण रोक लगाने, अवैध मछली पकड़ने, रसायनों और बिजली के उपयोग से मछली मारने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही चंबल नदी तट पर शवदाह स्थलों के लिए सुरक्षित दूरी तय करने और स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव को ठोस अपशिष्ट नदी में जाने से रोकने और स्थानीय जैव विविधता संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाने को कहा गया। सिंचाई विभाग और वन विभाग मिलकर नदी किनारे के खाली क्षेत्रों को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करेंगे। पर्यावरण बाबूलाल जाजू ने एनजीटी की 120 पेज के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय चंबल नदी की जीव धारा को पुनर्जीवित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उल्लेखनीय है कि जाजू द्वारा कोटा चंबल नदी में जाकर वहां गिर रहे 18 प्रदूषित नालों के फोटो एवं वीडियो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेश किए थे, जिसकी एनजीटी ने सराहना करते हुए सख्त आदेश पारित किए। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में बागोर में आम सभा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जौन प्रभारी अमर सिंह बंसीवाल रहे। इसमें विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव एवं जिला प्रभारी रामेश्वर लाल बैरवा, घनश्याम लोट, राजेंद्र कुमार चीपा, जिला अध्यक्ष किशन लाल कीर रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मांडल विधानसभा अध्यक्ष राधेश्याम रेगर एवं विशेष अतिथि में जिला महासचिव गोपाल लाल सोनी, जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर लाल जाट, मांडल विधानसभा प्रभारी ताराचंद बलाई, भिलवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष रवि बलाई, भिलवाड़ा विधानसभा प्रभारी पीयूष खटीक, गोपाल बैरवा, रुक्मा देवी जोगी, रामपाल, रतनलाल रेगर आदि कई सैकड़ों कार्यकर्ता एवं महिलाएं मौजूद रही। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि हमारी जो कमजोर कौमें हैं उसके लिए वर्तमान सरकार है काम नहीं करती, यह सिर्फ पूंजीपति और धन्ना सेठों के इशारों पर काम करती है। वहीं जिला प्रभारी रामेश्वर लाल बैरवा ने कहा कि वर्तमान में भिलवाड़ा जिले में शासन, प्रशासन, नियम, कानून सब कमजोर हो चुके हैं। जिले में महिलाओं के ऊपर, आम आदमी के ऊपर आए दिन घातक जानलेवा हमले होते हैं, लेकिन इस सरकार की अनदेखी के कारण अपराधियों के हौसले बुलंदियों पर है। इसलिए यह सरकार जो एक पर्ची की सरकार है, यह आम जनता का भला नहीं कर सकती और हम सबको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर हमें देश और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज लाना है। इस कार्यक्रम में मांडल विधानसभा क्षेत्र के 40 बूथ लेवल पर हमारे बूथ लेवल पर पदाधिकारी की घोषणा की गई है और आने वाले दिनों में इसकी समीक्षा कर प्रदेश कार्यालय में भेजी जाएगी। जो हमारे से चुनाव के समय जब वोट पड़ता है उसके समय हमारे से वोट लेकर ये अपनी सरकार बना लेते हैं। 5 साल तक हमारी तरफ कोई देखता नहीं है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी राज करती है और 5 साल कांग्रेस राज करती है, ये इनका एजेंडा है। साथियों, हमारी वोट 85% होने के कारण आपको हमारी सरकार बनाने सब हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार बहुजन समाज पार्टी का नारा लगाएंगे। चलाना होता, बेरंग रहती ये जमीन, आसमान का रंग नीला न होता। भारत तो कभी का कंगाल हो जाता यारों, भारत तो कभी का कंगाल हो जाता यारों, अगर भीम जैसा संविधान मिला न होता।
जैसे जैसे दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बनेड़ा क्षेत्र में त्योहारी रौनक बढ़ती जा रही है। बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दुकानदारों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। मिठाइयां, दीपक, सजावटी सामान और परंपरागत कपड़ों की बिक्री जोरों पर है। ग्रामीणों ने अपने घरों की सफाई, रंगाई पुताई और सजावट का काम लगभग पूरा कर लिया है। मुख्य मार्गों और पंचायत भवनों को रंग बिरंगी झालरों व बिजली के दियों से सजाया जा रहा है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन संध्या की तैयारियां जोरों पर है। महिलाएं पारंपरिक पकवान जैसे गुजिया, लड्डू और चकली बनाने में जुटी है। वहीं बच्चे रंगोली प्रतियोगिता और दीप सजावट में भाग ले रहे हैं। विद्यालयों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सामाजिक संगठनों ने लोगों से पटाखों के सीमित उपयोग और पर्यावरण मित्र दिवाली मनाने की अपील की है। बनेड़ा क्षेत्रवासियों में इस बार का नारा गूंज रहा है, प्रकाश फैलाओ, प्रेम बढ़ाओ, बनेड़ा को रोशनी से सजाओ। पूरे क्षेत्र में खुशियों, उमंग और एकता का माहौल छाया हुआ है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।